जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। चलो, आज हम कितने ऑलमोस्ट 8 मिनट लेट हो गए हैं ना, 1:05 से 1:13 हो गया है। तो बातचीत नहीं करते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देखते हैं, कभी आपको प्लेबैक फेल्ड लिखा अगर आता है, ये मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, आप लोग भी अगर देखोगे, ऑफलाइन वाले भी, प्लेबैक फेल्ड का मतलब होता है कि क्लास हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुई है, क्लास नॉट स्टार्टेड, है ना। इसलिए आपको प्लेबैक फेल्ड लिखा आता है। तो अगर प्लेबैक फेल्ड आ रहा है मतलब क्लास हमारी तरफ से शुरू नहीं हुई है ना। एप्लीकेशन में और आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। चलिए देखिए जरा इस सवाल को। आपको 65,000 रुपए बांटने हैं, और किस अनुपात में बांटने हैं? 1/3, 1/4 और 1/2, है ना। 1/3, 1/4 और 1/2 में। चलो तो बताओ जरा किसको कितना मिलेगा? आगे आ गया सभी का आंसर। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आपका भिन्न में जो अनुपात होता है तो उसको हम सही बनाते हैं। सही कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेके। 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो 12 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार, 4 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार। अब इस अनुपात में हम पैसे को बांट सकते हैं। इतनी बात ठीक है? चलो, तो टोटल 65,000 है। 6, 4, 10 और 3 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। और आपसे पूछा है सी के बारे में, तो यहां पे आप 5,000 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 30,000 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसान था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ओके है। चलिए, इसके 4 पैटर्न होते हैं। ये जो मैंने आपको अभी करवाया ये सबसे आसान था। इसके टोटल 4 पैटर्न होते हैं, है ना। ये सेकंड है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से हम बढ़ेंगे। इसको देखिए, ठीक है। ठीक है, 4 वाला वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, उसके लिए आप सपोर्ट पे मेल करिए। देखो, आपसे कहा है 11,700 रुपए हमें बांटना है एबीसी में। आपको 2 अनुपात दिए हुए हैं, तो दोनों तरफ आप जरा ध्यान देना अच्छे से। आपसे कहा गया है 11,700 रुपए बांटना था एबीसी में, और किस अनुपात में बांटना था? 4, 3 और 6 में। लेकिन गलती हो गई, और गलती से किस अनुपात में बढ़ गया? 1/4, 1/3 और 1/6 में, इस अनुपात में बढ़ गया, है ना। अब देखो, ये वाला अनुपात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत इधर है, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम लेके पहले ही सही कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? अभी भी 12। तो अभी भी आपने एलसीएम 12 ले लिया। 4 से डिवाइड कर दिया 3 बार, 3 से डिवाइड कर दिया 4 बार, और 6 से डिवाइड कर दिया 2 बार, है ना। अब प्रश्न क्या है कि हमें 11,700 रुपए बांटना था एबीसी में इस अनुपात में, लेकिन हमने गलती से 4, 3 और 6 को 1/4, 1/3 और 1/6 लिख दिया, है ना। तो अंतर तो आएगा, पहले जो मिलना था और अब जो मिलेगा दोनों में डिफरेंस तो आएगा, है ना। चलो ठीक है। तो आपसे पूछा गया है बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, मतलब आपको केवल किससे मतलब है? बी से मतलब है। तो देखिए, 11,700 रुपए इधर आ गए, 6, 4, 10 और 3 13, और केवल देखो बी को कितना मिलना था? 3 से डिवाइड कर दिया, तो 13 से कितनी बार कटेगा? 900 बार, और यह आ जाएगा 900 का 3 गुना। मतलब पहले
बी को कितना मिल रहा होगा? ये पहले वाला है, पहले उसको इतना मिल रहा होगा। अब सवाल है कि अब कितना मिला? तो पैसा तो अभी भी 11,700 ही है। 4 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करा, एक की वैल्यू 1300, और अब बी को कितना मिला है? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5200। अब इस गलती के कारण उसको कितना ज्यादा मिल गया? 5200 मिल गया। आई बात समझ में? पहले मिल रहा था 2700, अब मिल रहा है 5200। मतलब उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? गलती हुई, इस गलती से बी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। भाई पहले 2700 मिल रहे थे, गलती से 5200 मिल गए, तो 5200 में से अगर आप 2700 घटाओगे ना, तो पता चलेगा कि उसे कितने का फायदा हुआ? 2500 का फायदा हुआ। यह आपका आंसर आएगा बी। मतलब आपको प्रश्न को 2 बार हल करना था। एक बार 11,700 को इस अनुपात में बांटना था, एक बार इसमें, और केवल देखना था बी को पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है। आया समझ में? पक्का? ठीक, बढ़े आगे। हाँ, फिर इसके चलते हैं पैटर्न नंबर 3 पर। चलिए इसको पढ़िए। हो गया? देखो, इसका बेसिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास यहां पे टोटल 7,000 रुपए हैं, है ना? इसको एबीसी में बांटना है। ए का 2/3, ए को जो मिले उसका 2/3 बराबर होना चाहिए बी को जो मिलेगा उसके 3/4 के, और जो इसको मिलेगा वो सी के 1/3 के बराबर होना चाहिए। क्या सबसे पहले दिन हमने यही वाली चीज सीखी थी? है ना? ए का 2/3, बी का 3/4, सी का 1/3 सब बराबर हैं, तो इसको एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानते थे, और के के बराबर है तो आपकी संख्या पलटती थी। तो ए को क्या माना जाएगा? 2/3 है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे? 3/2। बी को क्या मानेंगे? 4/3। और सी को क्या मानेंगे? 3/1, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर में है। और हमने पूरा हल करके भी देखा था कि ऐसा क्यों होता है। 2, 3 और 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना? और 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका 9। 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार, तो ये आ जाएगा 8। और ये कितना बन जाएगा? 18। इस अनुपात में पैसा बांट लो। कितना पैसा है? अच्छा, इनका टोटल कितना होगा? ये हो गया आपका 35, 35। 35 से डिवाइड करा, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 200। और अगर एक की वैल्यू 200 है तो आपसे पूछा है ए का हिस्सा बताओ, मतलब 9 से बस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ए के पास कितना होगा? 1800। बस ये करना था आपको। आया समझ में? क्या? हाँ, ये इसीलिए लगवा रहे हैं ना, बस ये चालू होने वाला है। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं, आप सभी यहां पे फिर से देखिए। देखिए, ए का 2/3, बी का 3/4, सी का 1/3 सभी आपस में बराबर हैं। जब भी ऐसे बराबर वाला केस बनता है तो हम उसे कांस्टेंट वैल्यू के मान सकते हैं। के मानते ही रियल अनुपात पलटता है, तो 2/3 3/2 बनेगा, 3/4 4/3 बनेगा, 1/3 3/1 बनेगा। और जब भी आपका अनुपात भिन्न में हो, है ना, आपका रेशो फ्रैक्शन में हो, तो आप एलसीएम लेके उसको सही करते हो। तो सब में आपने 6 से मल्टीप्लाई करा, आसान रेशो बनाया, और फिर आपने 7,000 रुपए को बांट दिया।
तो डिवाइड करा आपने 35 से, 1 की वैल्यू 200, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। ओके है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी तक बताए, एक बार जल्दी से दिखा रहा हूं मैं। सिर्फ आज हमने जो पहला क्वेश्चन करा वो ये कि 65,000 रुपए को इस रेशो में बांटना है, एलसीएम लिया, आसान बनाया। फिर इसके बाद हमने गलती वाला प्रश्न देखा कि बांटना ऐसा था, गलती से ऐसा बढ़ गया, है ना। फिर तीसरा सवाल देखा कि सभी का हिस्सा कैसा हो, बराबर हो, ठीक है। अब चौथा इन चारों में सबसे खतरनाक है, और ये क्वेश्चन अगर कभी आया तो केवल मेंस, सीजीएल मेंस में ही आ सकता है बस, बाकी ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। और ये एक्चुअल में थोड़ा लॉन्ग मेथड से होता है, आप 2 बार पढ़िए फिर कॉपी भरते हैं। इसको लिख लिख कर, बहुत सारा लिख लिख कर करना ही पड़ेगा, बताता हूं मैं। हाँ, तो वही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी ना सैटरडे की, उसकी पीडीएफ बनाना भूल गया था, है ना। तो इसलिए आप जब क्लास खत्म हो जाए तो अगर मैं आपके सामने पीडीएफ नहीं बनाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो, है ना। उस दिन की पीडीएफ बनी नहीं है तो फिर हमने उसको वीडियो से जैसे तैसे काट पीट के बनाया है, इसलिए उस दिन की पीडीएफ साफ नहीं है। तो आप याद दिला दिया करो पीडीएफ बनाने का लास्ट में। हाँ जी, ऑनलाइन वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया जो चल रहा है उसकी बातें करें, इधर उधर की बातें करेंगे तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो? अब देख रहे हो क्वेश्चन को, पहले ही उम्मीद हार जाते हो तुम लोग, है ना। बता दूं, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो किस एग्जाम में आएगा, सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और ये एक्चुअल में पूरा करना होता है ना। इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा है, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। हालांकि जब एक बार आप इसको सीख लोगे तो खुद से थोड़ी स्टेप्स आपकी कम हो सकती है ना। लेकिन फिर भी हम समझते हैं। 500 रुपए एबीसी में ऐसे बांटना है कि ए के 2/5 में अगर 16 जोड़ दें। देखो, इसमें दिक्कत पता है क्या हुई है कि ए के 2/5 में अगर 16 जोड़ दें, बी के 3/4 में अगर 70 कम कर दें, और सी के 3/5 में 4 कम कर दें, इसके कारण हमारा यहां पे काम बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो जैसा बोला है वैसा लिख लेते हैं। ए के 2/5 में 16 जोड़ दो, तो ए के 2/5 में 16 ऐड कर दो, ठीक है। ए के 2/5 में अगर 16 ऐड कर दें, ये बराबर होगा बी के 3/4 में से 70 कम करने के, और ये बराबर होगा सी के 3/5 में से कितना कम करने पे, 4 के। और ये सब किसके बराबर है पता है? एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। इतना समझ में आया, है ना। ये सब बराबर हैं, और सभी के पास कुल कितने रुपए हैं? 500 है। तो बताओ ए का हिस्सा क्या है? इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, टाइम उसमें भी लगेगा, उसके बारे में मैं आपको पहले मेथड के बाद बताता हूं। अब आपको सभी को 1 बाय 1 के बराबर लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे कि ए का 2/5 प्लस 16 बराबर किसके है? के। इसी प्रकार बी का 3/4 माइनस 70 बराबर किसके है? के। ऐसे अलग अलग करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा अपना समय बचाना है, कम लिखना है, तो आप इस चीज को डायरेक्ट कर लो। मुझे बताओ कि ए का 2/5 प्लस 16 अगर के बराबर होगा तो मुझे बताना मैं जो लिख रहा हूं वो सही है क्या? के माइनस 16 इंटू 5/2। क्या ये सही है ना? एक में करके बता देता हूं इसके पहले कि मुझे आप वापस से कहो कि सर नहीं आया समझ में। देखो, ए का 2/5 प्लस 16 इज इक्वल टू के, तो ए का 2/5 बराबर में के माइनस 16 प्लस 16 गया, और ये ऊपर जाएगा, तो ए बराबर क्या हो गया? के माइनस 16, 5 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। ये मैंने यहां लिखा। आप इसको बिना इतना सारा लिखे भी कर सकते थे। अब ये ए का करा है, इसी प्रकार बी का करो, इसी प्रकार सी का करो। तो बताओ बी का क्या लिखेंगे? के प्लस 70, माइनस 70 उधर जाएगा ना,
और 3/4 क्या बन जाएगा 4/3। वेरी गुड। सी का क्या लिखेंगे k + 4 और 5/3, है ना। अब मुझे एक बात बताना, उन्होंने बोला है कि ए बी सी के पास, ए बी और सी के पास पता है कितने रुपए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, समझ में आता है। ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है, और ये तीनों किसके बराबर हैं 500 के। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब कैसे करोगे, तो देखो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। 5/2, 4/3 और 5/3, इसका एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम, कितना आएगा 6 आएगा। तो आप क्या करोगे, सब में 6, देखो लिखने की थोड़ी सी समस्या है, मैनेज कर लोगे क्या। देखो यहां पे हम 6 का गुणा करेंगे, यहां पर भी 6 का गुणा करेंगे, और यहां पर भी 6 का गुणा करेंगे, तो इसको भी तो करना पड़ेगा। सब में 6 का गुणा होगा तो उसमें भी तो होगा। चलो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 2 से कैंसिल होगा 3 बार, तो कितना आएगा 2 से 3 बार 15, तो 15 का गुणा एक बार के में होगा 15 के, और एक बार 15 का गुणा 16 में होगा तो 240 होता है क्या। 15 गुणा 16 240। चलो और आगे बढ़ो, 3 से कैंसिल होगा 2 बार, ये बनेगा 8, तो ये बनेगा आपका 8 के, और ये हो जाएगा 8 × 7 56, मतलब 560। अच्छा 3 से 2 बार ये बनेगा 10, तो 10 के प्लस 40, है ना, बराबर में कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 3000। इतना होना चाहिए क्या, देख लो एक बार, सब सही है यहां तक, ठीक है। हमने पहले सभी में 6 का गुणा किया, 2 से देखो जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हम ज्यादा लिख लिख कर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग में करिए, और इतना टफ भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो 2 से कैंसिल हुआ 3 बार, 3 और 5 का गुणा हुआ 15, 15 का के में करा, 15 का 16 में करा 240। फिर 3 से 2 बार कैंसिल हुआ तो ये बन गया 8, 8 के 8 7 जा 56। फिर 3 से कैंसिल हुआ 2 बार तो ये बन गया 10, 10 के और 10 और 4 हो गया कितना 40। और क्योंकि सब में 6 का गुणा किया था तो 500 में भी 6 का गुणा होगा, कितना आएगा 3000। ओके है। चलो अब जरा सबको जोड़ दो, 15 + 8 + 10 33 होगा, 33 के। अच्छा फिर बताओ 560 और 40 कितना 600, 600 में से 240 गया, 600 में से 240 गया 360, बराबर में 3000, ठीक है। अच्छा 33 के बराबर 3000 में से 360 गया, तो 3000 में से 300 गया 2700, और 60 गया तो 2640, यही आएगा क्या। और 33 से बताओ ये कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8 × 24 का 4 कैरी 2 यस, तो ये एग्जैक्ट कितनी बार कैंसिल होगा 80 बार। अभी के का आंसर आया है, अभी के की वैल्यू आई है, अभी आंसर नहीं आया है, ये के की वैल्यू है। अब आपसे किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है, तो ए का यही है क्या, है ना। चलो आगे पेज हमारे पास खाली है क्या, नहीं है, कहां पे, इधर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। देखो ये आपके पास के है, ए की बात कर रहा हूं मैं, तो के की वैल्यू 80 रखो। 80 में से 16 गया, बोलो 80 में से 16 गया 64 गुणा 5/2, 2 से कैंसिल हुआ 32 बार, और 32 का 5 गुना 160 होता है। तो ए महाराज कितने रुपए लेकर बैठे हैं, 160 रुपए लेकर बैठे हैं, और खर्चा 16,000 का करवा दिया उन्होंने अपना। आया समझ में। तो ये सवाल ऐसे ही करना पड़ता है, इसका शॉर्टकट नहीं है। रीजन ये पैसा है, ये जो 16 रुपए ज्यादा 70 रुपए कम 4 रुपए कम है ना, इस कारण अपनी पूरी मेहनत होती है। हालांकि आप एक बार खुद से लिखकर एक बार जब और करेंगे तो आपको इतना समय भी नहीं लगेगा, है ना। जनरली जो बच्चे इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं वो डायरेक्ट यहां से शुरू करते हैं, मतलब इतना लिखे बिना वो डायरेक्ट यहां से शुरू करते हैं। आपको देखकर समझ में आएगा, आपको पता है कि सब के बराबर होगा, है ना। तो 16 जोड़ा तो आप घटा दोगे, उल्टा करना है। 16 जोड़ा है तो आप लिखोगे k - 16,
2/5 है, आप लिख दोगे 5/2, डायरेक्ट यहां आ जाओगे, है ना। फिर बोला 70 कम करना है तो आपको उल्टा करना है, 70 जोड़ना है तो k+70। फिर बोला 3/4 तो उसको क्या कर दोगे 4/3। फिर सी का बोला है 4 कम तो 4 जोड़ोगे, और कितना है 3/5 तो 5/3। तो डायरेक्ट आप यहां आ जाओगे, एलसीएम लेना है, और ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। देखने में पहली बार में लगता है कि सर ये तो बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन मान के चलिए 1 मिनट से भी कम समय। और एक बात आप मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में एक चीज होती है, जैसे हम सोचते हैं सर इतना कठिन आएगा तो कैसे करेंगे। आपसे अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप विश्वास करिए 8 क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन 2 टफ तो देंगे भाई। अगर वो भी नहीं देंगे तो फिर परीक्षा परीक्षा नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो 8 में समय बचाओ, और इधर जो समय बचाया वो इसमें लगाओ। तो ऐसा नहीं कि पेपर में सारे क्वेश्चन टफ होते हैं या सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। 80% क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चंस वो जानबूझकर टफ देंगे, है ना। और वही हमारी रियल परीक्षा है, क्योंकि ये तो कोई भी कर देगा। इसके पहले के 3 सवाल तो सब ने कर दिए, ये अब एक सवाल तो ऐसा आएगा ही ना। तो इसलिए हमेशा हरा भरा माहौल रहे जरूरी नहीं है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर होती हैं। आया समझ में सभी को, है ना। प्रैक्टिस शीट में आपको इसके क्वेश्चंस और मिलेंगे, आप इसे जरूर करके देखिएगा, ठीक है। देखो, एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं 500 में 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि ये जो 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली हम सभी में एलसीएम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सबको सेम बना रहे हैं। तो हम बचपन से पढ़ते आए कि जो एलएचएस में होता है वो आरएचएस में करना पड़ता है। अगर आपने इधर सबको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए टाइप नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 70। क्या बात है, हमने अभी तक 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सेंचुरी के करीब हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे ना तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा। कितना आ रहा है 76। देखो, 3 अलग अलग कक्षाएं हैं जिसमें रेशो है 4, 6 और 9 का। हर क्लास में 12-12 बच्चे और आ गए, 7 हो गए, 9 हो गए और 12 हो गए, है ना। ये अनुपात है, हर क्लास में कितने बच्चे और आए 12 आए। तो आप यहां देखिए कि अनुपात में कितने की वृद्धि हुई 3 की, यहां भी 3 की, यहां भी कितने बच्चों के कारण, तो 1 की वैल्यू 4 और 1 की वैल्यू मिल गई, मतलब काम खत्म। शुरुआत में कितने बच्चे थे 6, 4, 10 और 9। शुरुआत में अनुपात कितना था 19, केवल 19 से गुणा कर दो, आपके टोटल शुरुआत में बच्चे कितने थे 76। आंसर बी, ठीक। अगर अंतर अलग अलग हो या ऐसा कुछ हो तो उसको आगे देखेंगे, अभी तो सेम है, आप टेंशन मत लो उसका। आया समझ में, बढ़े आगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके चैप्टर जो रेशो चैप्टर है, इसका इजी लेवल खत्म हो चुका है और इसका मीडियम लेवल भी खत्म हो चुका है ना। अब जितने भी क्वेश्चन हमारे आज से और इसके आगे आएंगे वो सब थोड़े से एडवांस लेवल होंगे, मतलब अब रेशो टोटल हाई लेवल चलेगा, है ना। तो आगे हम जितने भी 40, 50 जितने भी अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब एकदम टॉप क्वालिटी सुपर क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो आप अभी ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ के देख के घबराए नहीं कि यार इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं बन रहा है। मेरी आदत है, मैं हर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ज्यादा वेराइटीज मिले, है ना। एक देखो, 2 प्रकार के तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तरीका यह होता है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया तो मैं एक साधारण शिक्षक की तरह 4 और ऐसे ही क्वेश्चन ले लूं संख्या बदल बदल के, और आपको लगे कि मजा आ गया, सब बनने लगा हमसे, ठीक है। फिर एक ही सवाल को 4 बार अलग अलग संख्या बदल के करने से कोई, अब ये सीख गए ना,
अब अंतर 4 का आए या 5 का आए या 6 का आए आपसे बन जाएगा। तो मेरा सिद्धांत ये बोलता है कि एक सवाल को 4 बार कराने से अच्छा है 4 अलग अलग सवाल करो, है ना, क्योंकि आपको उससे सीखने को मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने अभी तक 70 क्वेश्चंस करे, लेकिन सब ऑलमोस्ट अलग अलग थे, कोई भी मैच नहीं खाया, है ना। तो आप एक बात समझिए कि अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं तो 100 प्रकार के क्वेश्चंस करा दिए, है ना, तो फिर उसके बाहर कुछ जाएगा नहीं और वही आपका लॉजिक डेवलप करेगा। पढ़िए इसको। पढ़ लिया? सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल है ये, इधर ध्यान दीजिए। एक स्कूल में 1554 बच्चे हैं जिसमें लड़के लड़कियों का रेशो 4 और 3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया और नया रेशो 7:6 बन गया। कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ी है ना। देखो, लड़के और लड़कियों का रेशो, तो ऊपर लड़के और लड़कियों का रेशो है, तो इधर मैं लिख लेता हूं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो जो आपको दिया है दैट इज 4:3, 4:3, है ना। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 1554, इन्हीं की संख्या है ना, ठीक है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, तो अब आप सबसे पहला काम करिए, यह पता लगाइए कि लड़के कितने लड़कियां कितनी। तो 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करो, 2, 2 और 2, है ना। एक की वैल्यू 222, 222 का 4 में गुणा करो, 888 लड़के हैं और 666 लड़कियां हैं, इतना हमें पता चल गया। अब क्या होता है, 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया, है ना, 30 गर्ल्स और आ गई, तो 30 गर्ल्स अगर और आ गई तो अब गर्ल्स कितनी हो गई। लेकिन कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, उनको बुरा लग गया, है ना, स्कूल छोड़कर चले गए। कितने चले गए नहीं पता, और अब कितने हैं वो भी नहीं पता, यही आपको पता लगाना है, ठीक है। चलो, अब ये बताओ कि नया अनुपात क्या हो गया। तो बॉयज एंड गर्ल्स का, बॉयज एंड गर्ल्स का, ये बॉयज एंड गर्ल्स का नया अनुपात क्या बन गया, 7:6। ये बताइए कि लड़कियों की संख्या अब कितनी है, 696, और लड़कियों का अनुपात अब कितना है, 6, है ना। तो आपको ये पता है ना कि इसमें से इस 6 की वैल्यू 696 है ना, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, ठीक है। 6 की वैल्यू 696, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 और 6, है ना, 116, 116 का 7 में गुणा कर दो, 812। चलो, अब मुझे ये बताओ कि ये 812 क्या है। अब कितने लड़के बचे, 812, थे कितने, तो 888 में से 812 घटा दो, 8 में से 2 गया, 1 गया, कितने लड़कों को बुरा लग गया, 76 को। आया समझ में, कोई दम था क्या सवाल में। एक बार रिपीट कर देता हूं, सुने, रिपीट करना है क्या, आ गया समझ में। सिंपल सा खेल ये था कि आपके पास 1554, 1554 बॉयज एंड गर्ल्स थे जिनका रेशो 4 और 3 था। 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 222, 222 का 4, 222 का 3, 888 लड़के हैं, 666 लड़कियां हैं। 30 लड़कियां आ गई, 696 हो गई, कुछ लड़के चले गए, कितने गए नहीं पता। और अब जब ये गए और आए, उसके बाद नया रेशो 7 और 6 का है, तो लड़कियों का रेशो बाद वाला 6 का है, और लड़कियों की संख्या आपको पता भी है कि अब कितनी है, 696। तो 6 की वैल्यू ये है, 6 का भाग दिया, 1 की वैल्यू 116, उसके अकॉर्डिंग 7 × 7 किया है मैंने, है ना, × 7 किया तो 812। मतलब अब लड़के कितने हो गए, 812, थे कितने, 888, कितने कम हो गए, 76। क्लियर है।
इंग्लिश में क्या गलत है? देयर आर 1554 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:3. आफ्टर सम डेज 30 न्यू गर्ल्स टुक एडमिशन एंड सम बॉयज लेफ्ट स्कूल. न्यू प्रोपोर्शन बिकम 7:6, है ना. हाउ मेनी बॉयज वर लेफ्ट? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको देयर वर 155 इसको वर कर लो बस, इससे ज्यादा और कुछ एरर मुझे तो नहीं दिख रही है ना. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो इतना इतना डर रहे हैं कि बोल ही नहीं रहे हैं. अरे स्कूल से पढ़ते आए हो यार, इसको क्या बोलते हो? वर बोलते हो, वेयर बोलते हो? हाँ, इसको हम बचपन से बोलते आए हैं वेयर, लेकिन ये रियल में क्या है? वर. बेयर बोलना गलत है, ये पाप है ना इंग्लिश में. तो इसको वेयर नहीं बोलते हैं. देखो हम हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं, आपको पता है हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? कोई बताएगा? 2 मिनट इंग्लिश की बात करते हैं, आपको कुछ अच्छी रोचक जानकारियां देता हूं. हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि हम इंग्लिश को हिंदी बनाना चाहते हैं. मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, ठीक है? एक बहुत शानदार उदाहरण देता हूं. आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? कल कौन सा आएगा? अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, तो इंग्लिश में जवाब ही नहीं दे रहे, है ना. उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है. कल, आज क्या है? कल क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? हाँ, बोर्ड जरा फिर से बोलो. इसके बाद आएगा वेडनेसडे. वेडनेसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुधवार. ये हमारे साथ समस्या है, ठीक है. हमारे साथ समस्या ये है, हमारी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं है? हमारी इंग्लिश का उच्चारण, जिसको इंग्लिश में हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उसको भी एक्चुअल में प्रोनंसिएशन बोलते हैं. उच्चारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनंसिएशन. और हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंस गलत कर रहा है, सो वो प्रोनंसिएशन है. तो ये क्या लिखा है, एक बार फिर से बोलो. देखो कितना कितना दम से बोलते हो. अब हम हिंदुस्तानी लोग क्या सोचते हैं? हम हिंदुस्तानियों का संस्कार है, हम हर चीज को बहुत भाव देते हैं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसका बखूबी ध्यान रखते हैं. तो हम कभी किसी शब्द को नाराज नहीं करते. हिंदी भाषा में साइलेंस का कोई रोल नहीं है. कुछ साइलेंट होता है क्या? नहीं. तो वही नियम हम इंग्लिश पे भी लगा देते हैं कि हम तो भाई सब बोलेंगे, भले वो साइलेंट हो, है ना. तो आप इसको बोलते हो वेडनेसडे, ठीक है. क्या बोलते हो? क्यों बोलते हो वेडनेसडे? ठीक है. अब जब कोई बेचारा अंग्रेज की औलाद भारत आता है, वो सुन के उसके कान से खून निकल जाता है ना, कि है भगवान, हमारी इंग्लिश वहां से तो सही निकली थी, ये भारत आके तो पूरी बदल गई. अब इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, मैं पहले बोलकर बताता हूं. हाँ बोलो बोलो. वेंसडे. क्या बोलते हैं? वेंस. ज भी नहीं है ना, जब वो ज है, वेंसडे, है ना. मतलब अगर मैं उसको लिखूं तो वो ऐसा होगा, वेंसडे. ऐसा उसको हम एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं. अब हिंदुस्तानियों को बुरा लग जाता है कि जब ऐसा ही बोलना था तो ऐसा क्यों लिखा? भाई ऐसा लिखा, हम तो बोलेंगे. इसीलिए भारत में एक नए सिस्टम की उत्पत्ति हुई है, जिसे शादियों में बफर सिस्टम के नाम से जाना जाता है. जानते हैं बफर सिस्टम, है ना. बफर सिस्टम अंग्रेज आज तक पता ही नहीं लगा पाए कि ये शादियों में बफर सिस्टम क्या होता है, ठीक है. अब उन्हें, अब देखो होता है कि नहीं, है ना. अब आप अगर इसको सही बोल दोगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा. मैंने कहा ना, हम लोग बहुत भावुक लोग हैं. कैसे भावुक हैं? जिसको पूरा भारत बफर सिस्टम बोलता है, वो एक्चुअल में ये है क्या? उसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है. कई लोगों को पता ही नहीं है ना, बोल रहे हैं. अब इसीलिए तो ये होता है. अब क्या होता है, ये है, इसको बोला जाता है बुफे, या इसको बफे भी बोलते हैं, है ना. अब आप, बड़ा अजीब नहीं लग रहा बोलने में, है ना. बस यही हमसे सहन नहीं होता, है ना. तो किसी ने, भाई बुफे का मतलब क्या होता है? बुफे के आगे पहली बात तो सिस्टम नहीं लगाते,
है ना। ये बुफे अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है, इसके साथ बुफे लगाना, बुफे के साथ सिस्टम लगाना गलत है। तो किसी भारतीय ने सुना कि यार वहां शादी, एक अंग्रेज जो है भारत में शादी कर रहा है और वहां बुफे है, उसको समझ ही नहीं आया बुफे क्या होता है। गए तो देखा कि अच्छा ऐसा होता है, सारा खाना रखा हुआ है, आप अपनी चॉइस का खाना लो, क्योंकि भारत में तो पंगत चलती है ना। मस्त बैठकर हम खाना खाना पसंद करते हैं। जब वहां गए तो उसको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन ये नाम अच्छा नहीं लगा, फील नहीं आया। उसने कहा कि जब भाई टी को प्रोनाउंस ही नहीं करना है तो ये है क्यों, हम तो या तो इसको हटाएंगे या इसकी जगह कोई शब्द लगाएंगे। तो अब बफर बना दिया उसको, है ना, बफर, उसके आगे और सिस्टम लगा दिया कि बफर सिस्टम है ना। तो ये हमारा प्यारा भारत देश है। और फिर हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बहुत बेकार है ना। तो इंग्लिश बेकार नहीं है। ऐसे ही एक और आपके करीबन हफ्ते के 7 दिन तो आज सुधार ही देता हूं मैं। आज कौन सा दिन है, कल क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद कौन वेडनेसडे बोला, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेंसडे, वेंसडे है ना। वेंसडे के बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे के बाद, वेरी गुड। इसके बाद क्या आता है, सैटरडे, है ना, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, शनिवार। अच्छा हिंदी, तुम लोग हिंदी भी सही नहीं बोलते पता है, शनिवार, शनिवार नहीं होता, शनिवार होता है ये, है ना। तो जब हिंदी ही हमारी आईसीयू में है तो इंग्लिश तो कोमा में होना तय है ना। तो इसको हम बोलते हैं सैटरडे। फिर वही बात है भाई, सटर और डे, है ना, सैटरडे, ठीक है। अब इसको एक्चुअल में बोला जाता है सैटरडे। क्या बोलते हैं, सुना भी होगा, एक वो गाना है आलिया भट्ट नाचती है उसमें, सैटरडे सैटरडे, आपने सुना है वो सैटरडे सैटरडे गाती है क्या, सैटरडे सैटरडे, ऐसा होता है क्या। इसका करेक्ट प्रोनाउंस क्या होता है, मतलब लिखना तो बहुत मुश्किल है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं थोड़ा समझने के लिए। सैटरडे क्या होता है, ये सैटरडे, आर इसमें एक्चुअली साइलेंट होता है ना। तो ये सैटरडे होता है, नॉट सैटरडे, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि जब, अब आपको अब आज सही पता चल गया, अब जब कोई आपके सामने आके जब ये बोलेगा तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। अब अगर कोई व्यक्ति यहां आ जाएगा, बोलेगा कि सर मैं वेडनेसडे को छुट्टी पे रहूंगा, तो आप मुस्कुरा दोगे क्योंकि आप समझ जाओगे चक्कर क्या है। लेकिन ये आप सोचो कि आज के पहले आप भी यही बोलते थे, है ना। तो जिसको इस बात की जानकारी होगी वो कितना गुदगुदाता रहता होगा, ठीक है। हाँ आज इंग्लिश सीख ली, तो मैं सिखाते रहूंगा मैं ऐसे कभी। चलो कहां, ये शुरुआत कहां से हुई थी, ये वेयर से हुई थी। और ये ऑनलाइन में किसी स्टूडेंट ने कहा था सर आर की जगह वेयर आना चाहिए, हालांकि उन्होंने स्पेलिंग लिखी थी, पर उसकी भावनाओं को और आपकी भावनाओं को मैं समझ गया था कि वेयर नहीं होता, ये क्या होता है, वर। चलो आगे बढ़ेंगे, चलिए इस पे मैं अगर 2-3 घंटे आपको थोड़ा ये मैं करीबन 3-4 साल स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ा चुका हूं, है ना। ये सब चीजें जो स्पोकन इंग्लिश में आती है, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं अगर 2-3 घंटे ऐसी चीजें आपको बता दूं ना, तो आप पानी पानी हो जाओ कि सर हम तो कितना गलत बोलते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोरिया होगा वो, कोरिया। देखो वो तो फिर एरिया वाइज है ना। जैसे अब तुम और थोड़ी गहराई में जाओगे ना, तो जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे ऑनलाइन वाले नाराज ना हो जाए हमारे, बोले कि सर हमने तो मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन किया था, इंग्लिश फाउंडेशन कहां से कनेक्ट हो गया। जैसे अमेरिकन, आप देखना कभी भी अमेरिकन लोग कभी प बोल ही नहीं सकते। जो अमेरिकन लोग होते हैं उनका जो वहां का क्षेत्र है, तो जीभ का आकार, जीभ की मोटाई, इन सब में फर्क होता है। सबसे शुद्ध इंग्लिश अगर पूरे विश्व में कोई बोल सकता है तो भारतीय लोग हैं। आप एक एक वर्ड को बहुत प्रॉपर प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर लें, वो कितना ही इंडिया में रह के चले जाएं, वो जीवन में प नहीं बोल सकते, वो हमेशा फ ही बोलेंगे। उनकी टंग ऐसी है ना। ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जैसे ट है तो वो ट को हमेशा ठ बोलेंगे, है ना। कोई सा आप ट वाला कोई वर्ड बोलो, वो बेचारे टमाटर थोड़ी बोलेंगे यार, टोमेटो बोलेंगे ना।
तो वो टोमेटो नहीं बोल सकते, वो हमेशा क्या बोलेंगे, टोमेटो, है ना। तो ऐसा होता है पूरा। चलो इधर आ जाओ, टमाटर बोलेंगे, बताओ। एक बार लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अमेरिका गए इंग्लिश सीखने, है ना। 2 महीने हो गए, राबड़ी देवी ने फोन लगाया तो लालू प्रसाद यादव ने तो फोन नहीं उठाया, उनके ट्रेनर ने फोन उठाया जो इंग्लिश सिखा रहा था। तो जब राबड़ी देवी ने पूछा कि वो कहाँ है, तो वो बिहारी में आंसर देने लगा। नहीं समझे, मतलब सिखाने वो इंग्लिश गया था, ठीक है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ट्रेनर को बिहारी सिखा दी। चलो स्पोकन इंग्लिश भी स्टार्ट कर दें, करते हैं पहले मैथ सिखा दें। चलो, एक परीक्षा, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। एक परीक्षा चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। 80 बच्चे अगर आयोजन में कम होते और 20 कम सिलेक्ट होते तो चयनित अचयनित का अनुपात, 2 बार आप पढ़िए, फिर मैं जो बताऊंगा आपके ऊपर से जाएगा नहीं, तो अच्छे से पढ़ लेना बस। सबको बताओ यार, सब हंस देंगे। चलो चलो कोई नहीं। चलो हो गया। देखिए इधर 2 प्रकार का डेटा आपको दिया हुआ है। पहला है सिलेक्टेड, चयनित और अचयनित को मैं सिलेक्टेड, और अनसिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड क्या लिखा है, दोनों बोल सकते हैं, तो अनसिलेक्टेड हम ले लेते हैं, जो सिलेक्टेड नहीं है। इनका रेशो कितना है, 9 और 2 है ना। अब आपसे बोल रहे हैं 80 बच्चे अगर कम आते, इसी में पूरा खेल छुपा हुआ है। मुझे बताओ 80 कौन से कम होते, टोटल होते हैं। तो आप ये बताइए कि इनका टोटल क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, इनका टोटल क्या होगा, 11। और आप चाहें तो x लगा लीजिए, है ना, x लगा लो। तो अगर सिलेक्टेड बच्चे 9 हैं, अनसिलेक्टेड बच्चे 2 हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, 11। चलो 80 बच्चे अगर कम होते और 20 कम सिलेक्ट होते तो नया अनुपात क्या बनता, 5 और 1 का। इसको आप y नाम दे दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6y। x x नहीं दे सकते क्योंकि इधर कॉमन फैक्टर अलग होगा, इधर कॉमन अलग होगा, ठीक है। एक्स वाई पे मत जाओ, हम काफी आसान तरीके से करने वाले। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों में पूरा खेल होता है कौन गया कौन आया। मुझे एक बार फिर बताइए, ये 80 बच्चे कौन हैं, टोटल हैं। अगर टोटल में से 80 कम होते, है ना, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 11। इसमें से अगर 80 कम होते और क्या बोला है, 20 कम चयनित होते, ये 20 कौन है, सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो मुझे बताइए कि सिलेक्टेड बच्चे पहले कितने थे, 9। अगर इनमें से 20 कम होते, अच्छा ऊपर आपने क्या लिखा है, टोटल, तो बाद वाला टोटल कितना है, 6y। नीचे आपने किन को लिया है, सिलेक्टेड, तो बाद वाले सिलेक्टेड कितने हैं, 5y, और y से y कट जाएगा, इसलिए यहां पे आप लिखेंगे 6 और 5। फिर से सुनिए, 80 बच्चे अगर कम होते, उन्होंने सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की बात नहीं करी, चयनित अचयनित की बात नहीं करी, सबको मिलाकर, तो हमें फिर टोटल लेना पड़ेगा। टोटल 11x में से 80 कम होते और टोटल सिलेक्टेड में से 20 कम होते, तो नया रेशो, ऊपर टोटल है तो बाद वाला टोटल 6 बनेगा, नीचे सिलेक्टेड है तो बाद वाला सिलेक्टेड 5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। हो जाओ शुरू और बताओ। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर अब वो क्वेश्चन बनने लगे जो कभी ऊपर से जाते थे, मिश्रा जी।
देखो 11 का 5 गुना हो जाएगा 55 और 6 का 9 गुना हो जाएगा 54, मतलब x बचेगा। 5 का 80 गुना होगा 400, 20 का 6 गुना होगा 120, तो 400 में से 120 गया तो 280 आएगा ना। ठीक है, ये x की वैल्यू आई है भाई 280। आपसे क्या पूछा है, प्रारंभ में कितने बच्चे थे, कितने बच्चे थे, तो इसमें 11 का गुणा कर दो। और 11 की बहुत शानदार ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये 0 लगा दो पहले, तो ये ट्रिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लिखो 8, 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 और 2 में 1 जोड़ दो 3, 3080, ये टोटल बच्चे होंगे। सी आंसर आएगा। समझ में तो नहीं आया? आया? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे शर्म हया लाज लज्जा के चक्कर में पूछना चाह रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं कि नहीं तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, है ना। वो आपने सुना होगा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये समझ में नहीं आएगा वो चलेगा, लेकिन पूछेंगे नहीं, बेइज्जती नहीं कराएंगे अपनी सबके सामने। भले बाद में पड़ोसी को पूछ पूछ कर मार डालेंगे कि वो कैसे आया, पर सबके सामने नहीं पूछेंगे। तो एक बार मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और एक बार आपके बिना पूछे बताता हूं। मेन खेल यहां पर यह है, हाँ इधर से समझा देता हूं। मेन खेल यहां पर यह है कि अगर 80 कम बच्चे होते, इसके अंदर दोनों प्रकार के लोग शामिल हैं, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, तो टोटल बच्चे कितने थे 11। इसमें से अगर 80 कम होते और अगर 20 कम चयनित वाले बच्चे होते, जो सिलेक्टेड बच्चे अगर वो भी 20 कम होते, तो नीचे आपको सिलेक्टेड वाले बच्चे लेना पड़ेंगे, है ना। तो ये अच्छा, क्योंकि ऊपर टोटल लिया है तो इसके सामने बाद वाला टोटल रखना पड़ेगा, इसलिए बाद वाला आपने 6 रखा, y से y कट गया। और क्योंकि नीचे आपने सिलेक्टेड लिया है तो बाद वाले सिलेक्टेड को लेना पड़ेगा, तो यहां पे 5 रखा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू निकाली, शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो आंसर कितना आएगा 11x से मल्टीप्लाई करोगे 3080। ठीक है, चलो बढ़ जाएं आगे, टाइम हो गया है। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम, जिसने ध्यान से सुना होगा वो कर लेगा। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच शुरू करो। इस बार पास और फेल का क्वेश्चन है ना। देखो पास कितने बच्चे हैं 25, तो फेल कितने हो गए 4, तो टोटल इसमें भी x लगा लो, x लगा लो, तो टोटल कितने हो जाएंगे 29x। अच्छा, बाद वाला रेशो क्या है 22 और 3, 22 और 3, तो यहां भी y लगा लो, यहां भी y लगा लो, इसको नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, आपको पता है क्यों, है ना। ये लगा लो। अगर 5 छात्र और आ जाएं, कौन से वाले, पास वाले की फेल वाले, दोनों, तो दोनों हैं, मतलब फिर से आपको टोटल लेना पड़ेगा। तो टोटल कितने बच्चे हैं 29x। अगर 5 और आ जाएं और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, मतलब सेकंड किसको लेना है, फेल वाले, तो फेल वाले शुरुआत में कितने थे 25x, कितने कम हो जाएं 2 कम हो जाएं, है ना। तो नया रेशो क्या बनेगा, 5 छात्र और, अरे यार सॉरी फेल है ना, सॉरी, ठीक है, फेल वाले कितने 4x, है ना, और इसमें से कितने कम हो जाएं 2 कम हो जाएं। तो ऊपर आपने टोटल लिया है तो बाद वाला टोटल क्या बनना चाहिए 25, और नीचे आपने फेल लिया है तो बाद वाला फेल क्या होना चाहिए 3, इससे x की वैल्यू निकलेगी। निकलेगी? करा किसी ने? 29 का 3 गुना 87 और 25 का 4 गुना 100 मतलब 13, ठीक है। फिर 5 का 3 गुना 15 और 25 का दुगना कितना 50, 65, घटाएंगे नहीं क्योंकि ये प्लस है,
एक माइनस है तो ये इधर आके जुड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। कर लोगे ना, इतना तो करके बताने की जरूरत नहीं है, तिर्यक गुणा तो समझते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। x की वैल्यू 5 आएगी। शुरुआत में क्या पूछा है, परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए, मतलब शुरुआत वाले ही हम मानेंगे, हालांकि और क्लियर होना चाहिए था। तो 29 में 5 का गुणा करेंगे, 145 होता है क्या, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट, मजा आया इस क्वेश्चन में? चलो, तो आज हम यहीं रुकेंगे, है ना, बाकी इसके आगे कल करेंगे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अब ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है वो आप डिसाइड करना, कल मैथ्स की क्लास नहीं लगेगी, कल मैं नहीं हूं। ठीक है, कल मैं इंदौर में नहीं हूं, इसलिए कल नहीं लगेगी, बाकी फिर परसों लगेगी, है ना। क्या? हाँ, पीडीएफ बना लूंगा, मैं बना लूंगा, याद दिला दी तो। ठीक है, चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। रिवीजन करके आइए और परसों की क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।